अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है MCQs जनरल नॉलेज पार्ट 2। तो ये वीडियोस जो है ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए तैयार की गई है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। जनरल नॉलेज MCQs। तो ये जो वीडियो है जनरल नॉलेज MCQs कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर, साइंस, लिटरेचर, इवेंट्स MCQs, करंट अफेयर्स MCQs, पाकिस्तान अफेयर्स MCQs and international organizations. These general knowledge questions are very important for all type of exams conducted by FPSC, NTS, KPPSC, PPSC, SPSC, BPSC, OTS, UTS, PTS, CTS, ATS and other testing agencies of Pakistan. Dear students, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। और आज जो है इस चैनल से आप देखेंगे जनरल नॉलेज के मुख्तलिफ सवालात जो वन पेपर टेस्ट की तैयारी के लिए जो है खुसूसी तौर पे तैयार किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज क्विज़ MCQs विद आंसर्स फॉर मुख्तलिफ जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात होते हैं, उन तमाम इम्तिहानात के अंदर जो वन पेपर टेस्ट होता है ख़ास तौर पे उसकी तैयारी के लिए ये MCQs तैयार किए गए हैं। आइए देखते हैं। टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। टाइम स्क्वायर आपने बताना ये है कि टाइम स्क्वायर जो है वो दर्ज झैल जो दो शहर हैं इनमें से किस शहर में पाया जाता है। टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ न्यूयॉर्क and the second option is Sydney. The correct answer is New York. New York is the correct option. Times Square is located in the city of New York, USA. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 was founded in 1975, 1976. The correct answer is 1975. G7 group of 7 was founded in 1975. Next question. Which Pakistani fast bowler was DSP in police? That's very interesting question for me. Which Pakistani fast bowler was DSP in police? Fazal Mahmood or Hafiz Kardar? The correct answer is Fazal Mahmood. Fazal Mahmood was the Pakistani bowler who was DSP in police. The next question is the 100 Years' War was a series of armed conflicts between the Kingdom of China and Japan, England and France. क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। The 100 Years' War was a series of armed conflict between the Kingdom of China and Japan. The second option is England and France. The correct answer is England and France. The 100 Years' War was a series of armed conflict between the Kingdom of England and France. The next question is the United States state of Alaska shares maritime border with Canada and Mexico or Russia. दोबारा सुनिएगा सवाल। The United States state of Alaska shares maritime border with Canada and the first option is Mexico and the second option is Russia. तो दोबारा इसको देखिएगा। The correct answer is Russia. The United States state of Alaska
shares maritime border with Canada and Russia. Dear students, यहाँ स्टेटमेंट को ज़रा देख लीजिएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका USA की रियासत है। अमेरिका के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं दे आर कॉल्ड स्टेट्स, और अमेरिका की जो स्टेट अलास्का है उसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर से मुराद समुद्री बॉर्डर होता है। तो उसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है यानी उसके समुद्री हदूद जो हैं एक तरफ कनाडा के साथ मिलती हैं और दूसरी तरफ जो है वो किस मुल्क से मिलती हैं, तो वो जवाब है रशिया। दोबारा देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट ऑफ अलास्का शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर विद कनाडा एंड रशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाइट इज नॉन एज डेथ जोन वेयर ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट फॉर ह्यूमन लाइफ। देयर आर टू ऑप्शंस, 7,500 meter, 8,000 meter. The correct answer is 8,000 meter. What height is known as death zone where oxygen is insufficient for human life? The correct answer is 8,000 meter. 8,000 मीटर के ऊपर जो है चूँकि ऑक्सीजन जो है शदीद कम हो जाती है तो वहाँ पे जो है इंसानी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो आप क्वेश्चन ये था कि कितनी बुलंदी के ऊपर जो है अगर आप चले जाएँ तो वहाँ से डेथ जोन शुरू हो जाता है। व्हाट हाइट इज़ नोन एज डेथ जोन वेयर ऑक्सीजन इज़ इनसफिशिएंट फॉर ह्यूमन लाइफ। द करेक्ट आंसर इज़ 8,000 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। The second option is Australia. Kangaroos are found in Australia. The second option is Australia. The correct answer is Australia. Kangaroos are found in Australia. The next question is Buddhism. Buddhism is the world's fourth largest religion. It is believed to be originated in China or India. The correct answer is India. Buddhism is the world's fourth largest religion. It is believed to be originated in India. तो बुद्धिज़्म जो है उसको दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब जो है कंसीडर किया जाता है और इस मज़हब का जो आगाज़ है वो इंडिया से हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंजल्स फॉल्स is the world's tallest waterfalls. It is located in Argentina or Venezuela. The correct answer is Venezuela. Angel Falls is the world's tallest waterfalls. It is located in Venezuela. यानी एंजल फॉल्स जो हैं वो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो हैं वो वाटरफॉल्स में आबशार में उनका शुमार होता है और ये एंजल फॉल्स जो हैं ये वेनेजुएला में पाई जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ जैस्मीन। जैस्मीन इज़ the national flower of Pakistan. Jasmine is the national flower of Pakistan. And the next question is, which is the national bird of Pakistan? Which is the national bird of Pakistan? There are two options. The first option is eagle and the second option is chakor. The correct answer is chakor. Chakor is the national bird of Pakistan. Chakor is the national bird of Pakistan. And the next question is, Pakistan bought Gwadar from which country? Pakistan bought Gwadar from which country? The correct answer is Oman. दोबारा सुनिएगा, Pakistan bought Gwadar from which country? The first option is Iran and the second option is Oman. The correct answer is Oman. Pakistan bought Gwadar from the ओमान। तो मलिक फ़िरोज़ खान नून जो है उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जब ओमान से जो है ग्वादर जो है वो पाकिस्तान ने परचेज़ की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द आर्किटेक्ट
of Burj Khalifa? Who was the architect of Burj Khalifa? Adrian Smith, Henry Paul. The correct answer is Adrian Smith. Adrian Smith was the architect of Burj Khalifa. दोबारा सुनिएगा. What was the architect of Burj Khalifa? यहाँ पे who was the architect of Burj Khalifa? The correct answer is Adrian Smith. Adrian Smith was the person who prepared the author of the book The World as I See It. The author of the book The World as I See It is Adam Smith, Albert Einstein. दोबारा देखिएगा. The author of the book The World as I See It, the first option is Adam Smith and the second option is Albert Einstein. The correct answer is Albert Einstein. The author of the book The World as I See It is Albert Einstein. तो ये आइंस्टाइन की किताब है The World as I See It. I think next question क्या है? It's known as leap day or leap year day. लीप ईयर कौन सा होता है, किस तारीख को होता है, या साल का कौन सा साल जो है लीप ईयर कहलाता है? तो ये आपने बताना. ये है स्पेस दी गई है. इट्स नोन एज लीप डे और लीप ईयर डे. दो ऑप्शन दिए गए हैं, February 29 या February 28. द करेक्ट आंसर इज February 29. लीप साल जो है और 4 साल के बाद आता है. और लीप साल जब आता है तो वो जो कैलेंडर ईयर होता है उसको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता. तो अमेरिकन इलेक्शन भी जो है हर लीप ईयर को होते हैं. जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज़ का होता है. तो हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आएगा वो लीप ईयर होता है, क्योंकि 3 साल जो हैं फरवरी के 28 डेज़ होते हैं और जो 4th साल होता है वो उसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है. तो इसलिए जो है जो फरवरी 29 डेज़ का होगा उसको लीप डे भी कहा जाता है या उसको उस साल लीप ईयर कहा जाता है, क्योंकि वो साल जो है उसमें जो कैलेंडर ईयर होगा वो 4 पे पूरा तकसीम हो जाएगा. जैसे 2020 और 2020 के बाद जो है 2024 जो है ये लीप ईयर होंगे और इसको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो ये 2-3 इसकी निशानियां हैं लीप ईयर को जानने के लिए. एक ये है कि जो भी कैलेंडर ईयर 4 पे पूरा डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, या हर वो कैलेंडर ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है वो भी जो है वो लीप ईयर कहलाता है. और इसका अमेरिकन तारीख के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है. अमेरिका में हर 4 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं तो वो लीप ईयर होता है, यानी उस साल फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है. तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर, चौथा साल जो है वो लीप ईयर होता है. तो 4 साल के बाद जो है जो साल आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड इन जद्दा, Saudi Arabia or Dubai, UAE. The correct answer is Dubai, UAE. The world's first camel hospital is located in Dubai, UAE. तो UAE जो है यूनाइटेड अरब्स एमिरेट्स की जो एमिरेट्स दुबई है वहाँ पे कैमल्स का हॉस्पिटल पाया जाता है. और ये कैमल्स के हॉस्पिटल के अंदर जो है ये दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जो कैमल्स की देखभाल के लिए और उनके इलाज मुआलजे के लिए जो है वो तैयार किया गया है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड इन दुबई, UAE. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है. पेनल्टी कार्ड्स येलो एंड रेड यूज्ड इन फुटबॉल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर?
आपने बताना ये है कि फुटबॉल गेम के अंदर जो है जो रेफरी होता है उसके पास 2 कार्ड होते हैं, एक उसके पास येलो कार्ड होता है, एक उसके पास रेड कार्ड होता है। तो पहली दफ़ा जो है किस मौके के ऊपर जो है या किस साल जो है रेड और येलो कार्ड का इस्तेमाल किया गया था या इंट्रोड्यूस कराया गया था। दोबारा क्वेश्चन को सुनिएगा। पेनल्टी कार्ड्स येलो एंड रेड यूज्ड इन फुटबॉल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज़ 1970 मैक्सिको वर्ल्ड कप। तो जब मैक्सिको वर्ल्ड कप हो रहा था 1970 के अंदर, 1970 के अंदर जो है, तो उस वक्त पहली बार जो है फुटबॉल के अंदर जो है येलो कार्ड और रेड कार्ड का जो था वो इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन सितंबर। तो इसमें दूसरा जवाब है 1960। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960 के अंदर जो है साइन किया गया था। और इस ट्रीटी के मुताबिक जो है 3 दरिया के पानियों पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया और 3 दरियाओं के ऊपर जो है भारत का हक तस्लीम किया गया था। जिन दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया उसमें दरिया सिंध है, दरिया झेलम है और दरिया चिनाब है। जबकि जिन 3 दरियाओं के ऊपर भारत का हक तस्लीम कर लिया गया उसमें रावी है, सतलज है और ब्यास है। तो 1960 में जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे ऊपर जो है वो साइन हुए थे और वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसमें सारसी का किरदार जो था वो अदा किया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स ए मैरीटाइम बॉर्डर नॉट द लैंड बॉर्डर इज़ ईरान और ओमान। दुनिया का वो वाहिद मुल्क कौन सा है जिसकी पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है? डी स्टूडेंट्स, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। मैरीटाइम बॉर्डर से मुराद होता है कि वो समुंदर के ज़रिए उनकी हदूद मिलती हैं या उन 2 मुल्कों के दरमियान जो है वो उसके समुंदर के एक तरफ जो है एक मुल्क होगा, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क होगा। तो समुद्री हदूद के ज़रिए जो है वो दोनों मुल्क मिलते होंगे। तो ऐसे मुल्कों जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर कहा जाता है। द ओनली कंट्री with which Pakistan shares a maritime border and not the land border, यानी उसके साथ हमारा कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है, उसके साथ हमारा सिर्फ समुद्री राब्ता है। तो आपने उस मुल्क का नाम बताना है, ईरान और ओमान। तो उसमें दुरुस्त जवाब है ओमान। ओमान ही वो मुल्क है जिससे पाकिस्तान ने ग्वादर जो है वो परचेज़ किया था। द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स ए मैरीटाइम बॉर्डर नॉट द लैंड बॉर्डर इज़ ओमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया और चाइना। 2 ऑप्शन है, आपने बताना ये है K2 जो कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का हामिल पहाड़ी सिलसिला है। तो ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो किन 2 मुल्कों के दरमियान पाया जाता है? उसमें पाकिस्तान और दूसरा मुल्क आपने बताना है इंडिया या चाइना। द करेक्ट आंसर इज चाइना। K2 द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? द आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। और वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत दिलचस्प बात यह है, एरिस्टोटल इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोनों चीज़ें आप देखें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक बायोलॉजी है और एक पॉलिटिकल साइंस है, एक एग्जैक्ट साइंस है और दूसरी जो है वो सोशल साइंसेस है। तो ये जो लोग थे, जो एरिस्टोटल है, प्लेटो है, सोक्रेटिस है, ये लोग कितने हम जहद थे और कितनी इनकी सोच फ़िक्र जो है वो पुख्ता थी और मल्टी डायमेंशनल जो है वो इनकी अप्रोच थी। तो जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत काम किया और उस बुनियाद के ऊपर जो है ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और बायोलॉजी के अंदर भी जो है उसकी इतनी खिदमात हैं कि उसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? द आंसर इज़ एरिस्टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन?
अप्रोक्सीमेटली। डी स्टूडेंट इसमें मिसिंग है थोड़ी सी, मैं आपको ठीक कर दूँ। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे मिसिंग है, ऑफ इंडिया। बताना ये है कि इंडिया की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इंडिया का आइन बनाने में कमोबेश कितना वक्त लिया, ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टेक द टाइम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? अप्रोक्सीमेटली 5 years, अप्रोक्सीमेटली 3 years। तो इसमें जवाब इसका है अप्रोक्सीमेटली 3 years। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 3 years। तो 3 साल से कम अरसा बनता है ये। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का पहला आइन जो था उसको नाफिज कर दिया गया था, और उसी को जो है वो यौम जमहूरिया के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो अब दिलचस्प बात यह है कि यही काम जो है पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली थी वो 1970 में करने में कामयाब हुई। वो दस्तूर साज असम्बली क्या थी, खैर छोड़ें, इस बात को लंबी हो जाएगी। मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, मुझे थोड़ा सा आ रहा है जो है वो थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्वेश्चन पहले तो देख लें। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक द टाइम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? How long did the Constituent Assembly of India take to frame the Constitution? तो इंडियन की जो दस्तूर साज असम्बली थी उसने इंडिया का आइन बनाने में कितना वक्त लिया, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 3 years दिया गया है। जो पाकिस्तान है, जो काम इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 3 साल के अंदर किया, वैसे 3 साल से कम बनते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वही काम 23 साल के बाद हुआ। सॉरी, यहाँ पे जो है मैं और बात कर रहा था, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। तो पाकिस्तान जो पहला आइन है वो 1956 के अंदर बना है। पाकिस्तान के अंदर पहला आइन कब बनता है? 1950, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 9 to 10 years। और इंडिया के अंदर जो है यही काम 3 साल के अंदर होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या में पाकिस्तान के बाद जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम आ गया था वो पाकिस्तान के साथ कितने संजीदा थे, हालात के साथ कितने संजीदा थे, पाकिस्तान के मसाइल के साथ कितने संजीदा थे, वो हमें नज़र आ रहा है कि दस्तूर साजी का काम जो है, दस्तूर बनाने में जो बहुत बुनियादी चीज़ थी, बहुत अहम चीज़ थी, और क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बननी चाहिए थी, वो जाकर बनी 23 मार्च 1956 को। और इंडिया ने ये वही काम जो है वो 3 साल के लगभग जो है अरसे के अंदर कर लिया था। तो आप यूँ समझ लें कि क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद और लियाक़त अली ख़ान की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो लोग काबिज़ हो गए, उन लोगों का तल्लुक़ जो है वो, उनको कोई पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई हमदर्दी नज़र नहीं आती। वो लोग सियासत कर रहे थे, अपने मफादात के काम कर रहे थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इस इंडियन जो लीडरशिप थी उनको बहरहाल इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद फ़ौरन अपना आइन बना लिया। एक और बात मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो अपना पहला आइन बनाया तो ताहाल वही आइन चल रहा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1956 में आइन बनाया, फिर 1962 में और फिर 1973 में। तो अब तक हम 3 दसातीर जो हैं उनका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इंडिया ने जो है, हमने टाइम भी ज़्यादा लिया, हमें हमारा आइन ज़्यादा जो है वो मैच्योर होना चाहिए था, ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए था। तो इंडिया ने जो है कम वक्त के अंदर एक ऐसा आइन बनाया जो ताहाल चल रहा है। हमने जो आइन बनाया बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, बहुत टाइम लिया, तो वो थोड़ी अरसे के बाद जो है उसको जो है वो मनसूख कर दिया गया, फिर बनाया, फिर मनसूख हो गया, और अब फिर जो है वो 1973 का आइन जो है अब वो चल रहा है। तो ये इससे अंदाज़ा होता है कि जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है और जिन लोगों के हाथ में भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, उन दोनों लोगों के दरमियान, उन दोनों तबकात के दरमियान की सोच और फ़िक्र और तरजीहात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। तो पाकिस्तान का जो सियासी तबका है उसकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनकी कारकर्दगी जो है इंडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क के साथ, अपने जो है वो अपनी रियासत के साथ जो है किस कदर सिंसियर हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज़ादी के फ़ौरन बाद अपना आइन बनाया और
ताहाल उसी आइन के ऊपर वो कायम है। खैर यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हुई, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच एक्ट। आपने बताना ये है द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। डायरकी में मतलब होता है दो अमली, दोहरा निज़ाम जो है। द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच एक्ट। दो ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड द सेकंड ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। तो इसका दूसरा जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 के अंदर जो है द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान का निज़ाम चलाने के लिए जो 1919 में जो है एक्ट नाफज किया था, उसमें उसने डायरकी सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया था, यानी दोहरा निज़ाम जो है वो दो अमली का निज़ाम मुतारफ़ करवाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया वर हेल्ड। यहाँ फिर दिलचस्प बात आई है, करनी पड़ती है बात जो है, जो बात है जो एकेडमिक बात होती है वो ज़रूर करनी चाहिए। व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया वर हेल्ड। इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए? इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हो रखे हैं? 1951 के अंदर। और इंडिया आज़ाद कब हुआ? 1947 के अंदर। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947 के अंदर, 1947। और इलेक्शन कब हो रखे हैं? पहले इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं 1970 के अंदर। अब देखिए कि दोनों मुल्क जो हैं एक ही अमल के ज़रिए जो है वो आज़ाद होते हैं। इंडिया भी 1947 में, अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तो इंडिया जो है उसने मुख्तर अरसे के अंदर जो है अपना एक सेटअप कैम किया और 1951 के अंदर जो है वहाँ पे बाकायदा जनरल इलेक्शन हुए। और उस जनरल इलेक्शन के नतीजे में जो है वहाँ पे अवाम की मर्ज़ी से, अवाम की राय के मुताबिक जो है और पब्लिक वोट के ज़रिए जो है एक नई हुकूमत का इंतखाब जो है वो अमल में आया और इक़्तिदार उसके सुपुर्द किया गया। अब पाकिस्तान के अंदर जो है यही काम कब हो रखा है? 1917 के अंदर। तो 23 साल के बाद पाकिस्तान में जो पहले आम इंतखाबात हैं वो कब हो रखे हैं? क्या में पाकिस्तान के 23 साल के बाद जो हैं ये इलेक्शन हो रखे हैं। वहाँ इलेक्शन कब हो रहे हैं? 4 साल के बाद। तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान में ये सवाल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि 1947 से लेकर 1970 तक चलें, क्या में पाकिस्तान के बाद जो है जो इक़्तिदार की मुंतकली थी वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। 3 जून 1947 का जो प्लान है उसके मुताबिक इक़्तिदार की मुंतकली की गई। तो उसमें तो नॉमिनेशंस हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे बड़ी हुकूमतें तब्दील हुई। क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद जो है वो गवर्नर जनरल तब्दील हुए। लियाक़त अली ख़ान की शहादत के बाद जो है बार बार वज़ीर आज़म तब्दील हुए और एक तवील अरसा तक जो है ताकत के ज़ोर पर साजिशों के ज़रिए और ड्रैंक रूम पॉलिटिक्स की मदद से जो है यहाँ पे हुकूमतें तब्दील होती रहीं और इंतखाबात से गुरेज़ किया गया। और जब इंतखाबात से गुरेज़ किया गया और ताकत के ज़ोर पे असर रसूख के ज़रिए हुकूमतें कायम हुई, तो उसका अंजाम फिर हमने क्या देखा? 1970 में जब इंतखाबात हुए और 1970 के उन इंतखाबात के अंदर जो है अवामी पार्टी जो है शेख मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहा था, उसने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी। उसने 313 के ईवान में से 167 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। तो एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी, लेकिन उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ताकत के ज़ोर पे साजिशों के ज़रिए गठजोड़ करके ड्रैंक रूम पॉलिटिक्स के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करने की। तो वो जो आदत पड़ चुकी थी उस आदत का खुमियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमने मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, लेकिन हमसे ये डिसाइड ना हो सका कि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद फ़लाँ पार्टी जो है वो जीत गई है तो ये जमहूरी हक़ उसका है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, उसको जिस अबूरी आइन के मुताबिक, जिस PCO के मुताबिक इलेक्शन करवाए गए थे वो उसको राइट देता है। दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो उसको राइट दे रही हैं, लेकिन इक़्तिदार उसके सुपुर्द नहीं किया गया था। तो हमने मुल्क तुड़वाना मंजूर कर लिया, लेकिन एक जो विनिंग पार्टी थी जिसका पॉलिटिकल राइट था उसको इक़्तिदार नहीं दिया।
तो ये नतीजा होता है जब आप इलेक्शन से गुरेज करते हैं। तो इंडिया जो है उसने इलेक्शन से गुरेज नहीं किया, उसने क्या किया, उसने अपने क़याम के थोड़े अरसे बाद जो है 4 साल के बाद जो है इंतखाबात कराए और उसके बाद उनका प्रोसेस जो है वो मुसलसल जो है चल रहा है। तो कभी भी जो है उनको ना तो डिक्टेटरशिप की ज़रूरत पेश आती है, ना ही उन्हें जो है इंतखाबात के बगैर जो है साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इसका क्रेडिट जो है वो उसको लाज़मी तौर पे देना चाहिए। और दोबारा चलिए आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ द इंडियन वर हेल्ड, द करेक्ट आंसर इज़ 1951। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है जो 1885 में जो है कैम हुई थी, 1885 को जो है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या बनर्जी। दो ऑप्शन दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज बनर्जी। बनर्जी was the first president of All India National Congress which was established in 1885। तो जो MK गांधी जी हैं, आमतौर पर उनको गांधी जी कहा जाता है, लेकिन उनका जो असल नाम था, जो मुकम्मल नाम था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। आपने ये याद रखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो उनका पूरा नाम था, लेकिन आम तौर पे उनको गांधी जी ही कहा जाता है। तो आइए दूसरे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रोविंस, इंडिया के अंदर, ये भी क्वेश्चन इंडिया से मुतल्लिक है, इंडिया से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन मैंने दानिस्ता तौर पे शामिल किए। विच स्टेट प्रोविंस ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको प्रोविंस कहा जाता है, जबकि इंडियन फेडरेशन के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली लफ्ज़ तो स्टेट है, लेकिन मैंने बात को क्लियर करने के लिए प्रोविंस भी लिखा है ताकि आपको आसानी हो। तो इंडियन जो वफाक है उसकी इकाइयाँ स्टेट कहलाती हैं, पाकिस्तान के वफाक की इकाइयाँ जो हैं वो प्रोविंस कहलाती हैं। अब दोबारा देखिएगा, विच स्टेट यानी इसका मतलब है कौन सा सूबा ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इंडिया के जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, जो मुख्तलिफ उसके सूबे हैं, उसमें से किस स्टेट की जो असम्बली है उसके अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा है? विच स्टेट और प्रोविंस ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तर प्रदेश और बिहार। द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे थे पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।